topic of today's discussion is lumpy skin disease, जिसको हम कहते हैं ढीलेदार त्वचा रोग। ये अभी के रिसेंटली टाइम में 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा राजस्थान का जो स्टेट है बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे लंपी स्किन डिजीज़ क्या है। तो ये हम देख रहे हैं जैसे कैटल्स के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुए हैं। और कैटल के अंदर इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसका नेटिव जो प्लेस है, ट्रेडिशनली दिस डिजीज इज फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ ईस्टर्न जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसके अंदर ये हमेशा से बहुत पहले से प्रेजेंट रहा है। इसका फर्स्ट केस जो है वो 1929 के अंदर 1929 के अंदर इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन ज़ैम्बिया। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही फैलता चला गया और लास्ट में जाकर के 2019 के अंदर ये एशिया के अंदर एंटर हुआ। एशिया के अंदर ये बांग्लादेश आया, बांग्लादेश में रिपोर्ट हुआ ये, एंड इन 2019 ओनली इट वाज रिपोर्टेड इन उड़ीसा के अंदर इसको पाया गया था, इसको रिपोर्ट किया गया था। तो ये जो डिजीज है ये बेसिकली वायरल डिजीज है, वायरस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। ये कांटेक्ट में आते ही एक से दूसरे के में ये फैल जाती है, जिसको छूत की बीमारी कहते हैं। हम इसका वन बाय वन इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देखते हैं, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। हम उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन कवर करते हैं। इसके सबसे पहले सकते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका। कॉजल एजेंट क्या है इसका? कॉजल एजेंट है लंपी स्किन डिजीज वायरस, also called as नीडलिंग वायरस। ये जो वायरस है LSD वायरस जो है, LSD वायरस जो है ये जीनस कैप्रिकॉक्स वायरस के अंदर से आता है। इसकी जीनस है जीनस कैप्रिकॉक्स वायरस और इसकी फैमिली आ जाती है ऑक्सविरिडी। इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली चेचक, हम जैसे जानते हैं चेचक या स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता, उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और ये कैटल्स के अंदर और सबसे ज़्यादा गाय जो होती है, काउज जो होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बफेलोज के अंदर ये कम मात्रा में होती है, लेकिन बेसिक इसका मेजर टारगेट जो है वो गाय है। तो इसके अंदर हम इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है जब ये किसी कैटल को इफेक्ट करती है। तो इम्पैक्ट इसके सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये है कि डिक्रीज इन मिल्क यील्ड, डिक्रीज इन मिल्क यील्ड। और अगर ये ज़्यादा दिन तक ये कंटेन कर गया है, किसी काव के अंदर बहुत ज़्यादा दिन तक रह गया, तो फिर इसका आगे ये हो जाता है कि ग्रोथ रिटार्ड होती है, पुअर ग्रोथ, फिर इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन भी हो सकता है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस इट मे कॉज डेथ। ये कुछ दिनों तक के लिए ये डिजीज अगर रहती है तो ये सारी चीज़ें जो पुअर ग्रोथ है, इनफर्टिलिटी है, ये ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं की जाएंगी। लेकिन ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए इसके सेकेंडरी इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो ये सारे काम कर देते हैं कि पुअर ग्रोथ है, इनफर्टिलिटी है, अबॉर्शन हो सकता है या एट लास्ट जाकर डेथ हो सकता है। इसको समझने के लिए हम कोरोना वायरस लेते हैं, रिसेंट है, हम सब उससे गुजरे हुए हैं। उसमें भी यही होता था। इसका बेसिक जो
अटैक होता था हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर होता था। लेकिन इसके उस वक्त आदमी इतना ज़्यादा वीक हो जाया करता था कि सेकेंडरी डिजीजेज उसके अंदर ओरिजिनेट कर जाती थी और फिर उसकी वजह से कई तरह की दूसरी बीमारियां पैदा होती थी। तो ये उसी के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखें, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कोई डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, उसके एंट्री से लेकर के उसके इफेक्ट शो करने से, सिम्टम्स शो करने के बीच का जो गैप होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में जो टाइम ले लेता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 14 डेज इसका आता है कि इन्फेक्शन होने के 4 दिनों के बाद से इसका सिम्टम शुरू हो सकता है और मैक्सिमम 14 डेज के अंदर उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा उस बॉडी के अंदर। और इसके बाद हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। क्या क्या जैसा कि हमने कोरोना के अंदर देखा था, उसमें सबसे पहला काम हम क्या करते थे, केस हिस्ट्री देखते थे या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ करती थी कि अगर आदमी के अंदर बुखार हो रहा है या किसी भी तरह के उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या वो वाकई में कोरोना वायरस है कि नहीं है, कोविड-19 है कि नहीं है। तो इसके अंदर भी अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है, हम आसपास की केस हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले हम आगे केस हिस्ट्री देखेंगे। Any cases in the locality उस इलाके के अंदर कोई भी ऐसा केस हुआ हो लंपी स्किन डिजीज का जो कंफर्म हो चुका कि हाँ पास के किन्हीं कैटल्स के अंदर लंपी स्किन डिजीज कंफर्म हो चुका है और उसके कांटेक्ट में हमारे कैटल्स जो है या जो भी कैटल हमारे सामने हो उसके कांटेक्ट में आया हो या उसके जरिए किसी दूसरे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आया हो लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया हो, उसकी वजह से वो सिम्टम ये शो कर सकता है कि हाँ ये लंपी स्किन डिजीज का ही सिम्टम है। दूसरा इसके अंदर ये होता है हाई टेम्परेचर यानी फीवर, हाई टेम्परेचर यानी वैसे कंटेन्ड फीवर। लगातार फीवर चल रहा है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का कंटिन्यूस फीवर चल रहा है। इसके बाद में ये जो डिजीज़ है हम इसको अगर देखें तो इसका जो अटैक होता है बेसिकली जो हम बाहर से देख पाते हैं उसकी स्किन के ऊपर होता है, कैटल की स्किन के ऊपर होता है। लेकिन इसका दूसरा अटैक जो होता है दो ट्रैक्ट जो है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है यानी हमारे खाने पीने का और सांस लेने का जो पूरा ट्रैक्ट है लंग्स तक जाकर के हमारे नाक वो क्या कहते हैं कैटल के नाक हुआ, उसके फिर विंड पाइप हुआ और फिर लंग्स तक जाकर के, तो इन जगहों पर भी इसके नोड्यूल्स बन जाते हैं और ये जो म्यूकस लेयर जो होती है उसको इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर 3 ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। एक आ जाता है वाटरिंग ऑफ आईज, वाटरिंग ऑफ आईज यानी आंखों में पानी भरा रहेगा। वो क्यों हो जाता है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक हम इसको कहते हैं लैक्रिमेशन। दूसरा क्या होता है? वाटरिंग ऑफ आईज हो गया। दूसरा हो जाता है नेजल डिस्चार्ज, यानी नाक बहती रहती है, नाक बहना। तीसरा क्या हो जाता है? हाइपर सलाइवेशन,
लार गिरती रही। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा हो जाता है, तो वहां पर लार गिरती रहेगी। और इसके बाद में क्या होता है, हम देखते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन होगा यानी गांठें बनेंगी, गांठ यानी या उभरे हुए दाने। ये गांठें जो बनती है धीरे धीरे करके ये बड़ी होती चली जाएंगी और फिर ये फोड़े के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसको हम एब्सेस कहते हैं। एब्सेस यानी फोड़ा, जिसमें पस भरा हुआ होता है, पस भरा। इसके बाद क्या होगा, शुरुआत में गांठें बनी, गांठ पक गई, जिसमें यानी फोड़ा बन गया। फोड़ा बनने के बाद वो फूट जाएगा, इट विल बर्स्ट आउट। और जब फट जाने के बाद में फिर क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी है। पहला तो ये है कि वो ठीक हो जाए, दूसरा ये है कि उसके अंदर सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाए, आइदर बाय फंजाई, बैक्टीरिया और एनी अदर टाइप ऑफ इंफेक्शन। पहले नोड्यूल फॉर्मेशन, फिर यानी गांठ बनेगी, फोड़ा बनेगा, फोड़ा फूट जाएगा, उसके बाद में या तो वो ठीक हो जाएगा या उसमें फिर सेकेंडरी इंफेक्शन हो सकता है, जैसे कीड़े पड़ना, ये सब हो सकता है। और ये सारी चीजें होने के बाद में क्या होगा, बॉडी के ऊपर असर ये पड़ेगा कि वीकनेस आ जाएगी बॉडी के, भूख लगना बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर भूख लग भी रही है, वो खाना चाह भी रहा है, इट विल बी अनेबल टू ईट फूड। क्यों? मुंह के अंदर गांठ बन गई, उसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, खाने की जो ट्रैक्ट है, उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो खा ही नहीं पा रहा है, उसका मुंह सही से खुल नहीं पा रहा है, कई गांठों में पस भर गए तो उसको खाने में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से ही खाना नहीं खा पाएगा। और फिर लास्ट जो होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है, तो उसके जो थन जो होते हैं, अडर जिसे कहते हैं, हम इसको लिखते हैं एडेमेटस, एडेमेटस स्वेलिंग इन अडर। अडर क्या होता है, थन कहलाता है, जो उनका जो दोनों टांगों का पिछले टांगों के बीच का जो पोर्शन होता है, जहाँ पर थन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग, वहाँ पर सूजन आ जाएगी। और वो क्योंकि, और सूजन क्यों आती है, एडेमेटस स्वेलिंग का मतलब ये होता है वहाँ एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। जो ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो वो जगह स्वेल कर जाएगी, सूज जाएगी, और फिर इसके बाद में फिर डेथ वाली कंडीशन आ जाती है। ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन के ये सिम्टम्स होते हैं। ये इसके सारे सिम्टम्स हो गए थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे ट्रांसमिशन का, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो डिजीज है ये फैलती कैसे है, इसका संक्रमण होता कैसे है। इस डिजीज को समझने के लिए मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिमिलैरिटी है, तो हम इसको समझने के लिए वो कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिमाग में हम हमेशा रख सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज जो है हाईली कंटेजियस है, हाईली कंटेजियस, यानी संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग। छूत की बीमारी कैसे होती है, ठीक, हमने किसी भी इंफेक्टेड चीज को टच कर लिया और वो वायरस या कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो डिजीज हमें हो जाएगी। उसी तरह ये बहुत ज़्यादा हाईली कंटेजियस है, और ये टच करने से इन्फेक्टेड पार्ट्स को, यानी बेसिकली जो एनिमल सिक्रीशंस जो होते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड कैटल्स जो हैं उनका सलाइवा हुआ, उनकी नेजल डिस्चार्ज हुई, और उनके फोड़े जो हैं, यानी उनका एब्सेस जो है या नोड्यूल्स जो है वो जब फट गए हैं, बर्स्ट आउट हो चुके हैं, तो उसका जो एक्सुडेट जो है, यानी पस निकल रहा है या खून निकल रहा है, वो अगर किसी हेल्दी या तो एनिमल के टच में आ गया
या उसके खाने के थ्रू उसके बॉडी के अंदर एंटर कर गया, या उसके पानी के थ्रू उस एक हेल्दी एनिमल के अंदर एंटर कर गया, तो एक हेल्दी एनिमल को ये इन्फेक्ट कर देता है। तो हम इसमें देखते हैं जैसे इसके वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इट इज हाईली कंटेजियस, इट कुड स्प्रेड by coming in contact with infected substances। इसके वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मस्किटोज, फ्लाइज, मक्खियाँ, कह सकते हैं ब्लड सकिंग फ्लाइज, ब्लड सकिंग फ्लाइज हुआ। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर हुआ, कंटेमिनेटेड वाटर, फीड जो उनका खाना हुआ, वुंड एक्सुडेट्स हुआ, जो घाव लग गए हैं उनके जो पस हुआ, सलाइवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के और जो भी चीज़ें। वाटर जो है डायरेक्ट किसी के भी पस से कॉन्टैक्ट में आकर के आया, वहाँ पर आकर के हेल्दी एनिमल के लग गया और उसके ज़रिए वो बॉडी में एंटर कर गया, वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। इसी तरह ये सारे बेसिक ये है कि ये सारे वेक्टर्स हैं जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट ये एक डाउट लोगों के दिमाग में आता है कि क्या एक इन्फेक्टेड कैटल का जो लंपी स्किन डिजीज से इन्फेक्टेड है उसका दूध पी लेने से, उनके मिल्क को कंज्यूम करने से क्या हमारे अंदर भी ये डिजीज डेवलप हो सकती है? तो इसका आंसर यही है कि ऐसा अभी तक फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है। इट इज नॉट a zoonotic disease। zoonotic डिजीज क्या होती हैं? वो डिजीजेज जो किसी एनिमल स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट हो, वो किसी ह्यूमन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सके, ट्रांसमिट कर सके। दोज डिजीजेज आर कॉल्ड एज zoonotic disease। लेकिन देयर इज नो एविडेंस अबाउट lumpy skin disease that it can transmit lumpy skin disease to humans। So if we are consuming the milk of an infected cow, we can just boil it। हम बॉयल कर लेंगे और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है कि इंसानों के अंदर ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिजीज मैनेजमेंट के अंदर। डिजीज कैसे इससे बचा जाए? डिजीज, किसी भी डिजीज से बचने के लिए दो रास्ते हुआ करते हैं। पहला तो ये है, अगर हम इंसानों के अंदर भी देखें या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो दो रास्ते हैं। पहला जो तरीका है वो है प्रिवेंटिव मेथड का, डिजीज मैनेजमेंट। इसका पहला तरीका है प्रिवेंटिव मेथड्स। प्रिवेंटिव मेथड्स हम क्या कहते हैं? निवारात्मक उपाय। यानी हमको वो स्टेप्स उठाना, वो उपाय करना जिनकी वजह से डिजीज हो ही ना पाए, डिजीजेस के पॉसिबिलिटी को ही खत्म करना। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रिवेंटिव मेथड्स। व्हाट कॉल्ड प्रिवेंटिव मेथड्स। इसके अंदर हम एक देख रहे थे क्वारंटीन, जैसा हमने कोरोना के अंदर देखा, क्वारंटाइन किया जाया करता था। क्वारंटीन क्या होता है? जो लोग
लोग जानते हैं तो वो तो ये समझते हैं कि हाँ लोगों को कुछ दिनों तक एक जगह बंद करके रखना या उनको किसी से मिलने नहीं देना, उनका सामान यूज़ नहीं करना। इसलिए होता क्यों है, ताकि अगर उस कहीं पॉसिबिलिटी है कि उस एनिमल के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिजीज कॉजर ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है, यानी इस केस में हम अंदर अगर देखा जाए तो वायरस जो है LSD वायरस जो है एंटर कर चुका है, इसकी पॉसिबिलिटी है, या कहीं बाहर से हम लेकर के आए, हम उसको क्वारंटीन कर देंगे। क्वारंटीन कितने दिनों के लिए करना होता है, वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू इंक्यूबेशन पीरियड। क्वारंटीन बेस्ड ही होता है इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर। तो हमने जैसे जाना था कि इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 4 to 14 डेज का है, तो हम क्वारंटीन इसको 14 डेज के लिए कर लेंगे, या उससे कुछ ज़्यादा दिनों के लिए भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कोई को अगर उसके 14 डेज के अंदर कोई सिम्टम्स एक्सप्रेस हो गया, इसका मतलब इन्फेक्टेड है, और अगर सिम्टम्स एक्सप्रेस नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, हम उसको फिर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। पहला तो हो गया क्वारंटीन। दूसरा, अगर कुछ कैटल्स जो है वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमारे नहीं किसी दूसरे के या कोई से भी हमारे जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनसे बचाने के लिए दूसरों को हम क्या करेंगे, और वो इन्फेक्ट होकर वो मर चुके हैं, तो उनके डेड कैरकासेस जो होते हैं, उनकी डेड बॉडी जो होती है, उनको अब डिस्पोजल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्पोजल ऑफ कैरकास, दैट इज डेड बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। हम क्या करेंगे, वी विल डिग अ पिट of 1.5 मीटर डेप्थ, ये का हमें गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर उसको बरी कर देंगे। उसके ऊपर हम सॉल्ट भी डाल देंगे। सॉल्ट जैसा डाला जाता है नॉर्मली, क्यों डाला जाता है, ताकि वो डिकम्पोजिशन रेट को, यानी उसकी डेथ के बाद उसमें थोड़ी देर के अंदर ही डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है उस बॉडी के अंदर, तो सॉल्ट डालने के बाद डिकम्पोजिशन रेट स्पीड हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जो बैड ओडर जो होती है, गंदी स्मेल जो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा कुत्ते हुए या उस तरह के जो दूसरे जानवर हुए जो उसको डिग करके निकाल सकते हैं, तो उस बदबू की वजह से वो लोग उनको पता चल जाता है, तो हम सॉल्ट डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बदबू की चांसेस कम हो जाते हैं, कम बदबू आती है, तो उसके बाद उसको निकालेंगे नहीं और फिर इन्फेक्शन फैलने से रुक जाएगा। तो हम इसको डक करेंगे एंड देन बरी द डेड बॉडी, और उसके बाद में स्प्रेड सॉल्ट या क्रिस्टल सॉल्ट कह देते हैं, क्रिस्टल सॉल्ट टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ बैड ओडर हमारा पहला स्टेप था, हमने गड्ढा खोदा, बरी किया। तीसरा काम हम ये करेंगे, ऊपर से आकर के डिसइंफेक्टेंट, स्प्रे ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ये 3 काम कर दिया हमने डिस्पोजल ऑफ कैरकास। इसके बाद जहाँ पर वो हमारे कैटल रह रही है, यानी कैटल शेड्स जो है, तो वहाँ पर हमको खासकर क्लीनलीनेस का और सैनिटाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं से भी कोई भी पॉसिबिलिटी अगर है, कहीं से भी कोई भी वेक्टर आ रहा, कोई वायरस को लेकर के आ रहा है, तो वो किल हो जाए। इसके अंदर हम सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस एट कैटल शेड, इसके लिए हम यूज करते हैं NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। 2 to 3% सॉल्यूशन लेते हैं, 2 से 3% का सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड।
क्लीनलीनेस का ख्याल क्या करना, कहीं से पानी जो आ रहा है, पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो रहा हो, या कहीं बाहर से पानी आ ना रहा हो। और जैसे मस्किटोज हैं या फ्लाइज हैं, तो उनको हटाने के लिए, मधुमक्खी मच्छरों को हटाने के लिए कई सारे हम तरीके अपनाते हैं, जैसे नीम की पत्तियाँ जला देना, धुआं करना वहाँ पर, इनसे वो आ ना पाए, जो भी वेक्टर है वहाँ पर आ ना पाए। तो ये सारे हमको ख्याल रखना, ये प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। इसके बाद हम जाते हैं क्यूरेटिव मेथड्स के अंदर, यानी बीमारी अब हो गई, कैटल्स के अंदर बीमारियाँ पहुँच गई हैं, अब उनका इलाज कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ये थी हमारे प्रिवेंटिव मेथड्स। अगला है क्यूरेटिव, सेकंड नंबर क्यूरेटिव मेथड्स। क्या कहते हैं इसको, उपचारात्मक उपाय। इसको हम कहते हैं उपचारात्मक उपाय। ये डिजीज जो है, हम इसको समझ लें, इसकी कोई एक मेडिसिन अभी तक नहीं आई है, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हम इस डिजीज के अंदर, स्पेशली LSD डिजीज के अंदर दें और वो इसके अंदर क्योर कर जाए। तो उसके लिए अब इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कोरोना के अंदर था, बुखार आया, पैरासीटामोल दिया जाता था, या बुखार आया तो बुखार की दवाई दी जाएगी, अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ था तो उससे बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाता है। तो अलग अलग जो सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन सिम्टम्स का क्योर किया जाएगा। और इन सिम्टम्स को क्योर करते वक्त उस बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, ताकि वो बॉडी खुद ब खुद इस लायक हो जाए कि इस डिजीज से लड़ने के लिए तैयार है। अलग से इस डिजीज को मारने का कोई अभी तक इलाज नहीं आया। तो दिस मेथड इज ऑलवेज, ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसके अंदर जैसे हम देख लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सिम्टोमेटिक के अंदर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, इंजेक्शन दे देंगे पैरासीटामोल का। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि हम जो भी यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं, जो भी यहाँ पर हम बता रहे हैं, वेरियस सोर्सेज से ली गई हैं, और ये सारे काम क्यूरेटिव मेथड जो है किसी प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के थ्रू होना चाहिए। प्रोफेशनल्स यानी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, पशुधन सहायक होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, उनके तहत काम करना चाहिए। नहीं अगर हम खुद यहाँ सेल्फ नॉलेज ले लेंगे तो इससे कई बार नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो लेकिन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये बताते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए इंजेक्शन लेते हैं हम पैरासीटामोल का, या एक दूसरा इंजेक्शन आता है मिलोनेक्स प्लस, मिलोनेक्स प्लस। ये क्या होता है, पैरासीटामोल प्लस मेलॉक्सिकैम, इन दोनों का ये न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, मिलोनेक्स प्लस जो होता है। और मेलॉक्सिकैम का चाहिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, क्योंकि इसके अंदर खुजली होना, जलन मचना तो इस डिजीज के अंदर होता है, तो उससे बचने के लिए ये मेलॉक्सिकैम यूज होता है। तो ये मेलोनेक्स प्लस जो है पैरासीटामोल और मेलॉक्सिकैम का ये कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। इसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है एंटीबायोटिक देने का। दूसरी दवाई जो हम देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक में इंजेक्शन, एम्पिसिलिन, इंटरमस्कुलर एप्लीकेशन किया जाता है, 324 mg/kg ऑफ बॉडी वेट, यानी जितने केजी का वो हमारा कैटल है उसको हम 324 mg से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने मिलीग्राम हमको देना होगा, ये एम्पिसिलिन। दूसरा एक इंजेक्शन है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डाइक्रिस्टिसिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन
स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डाइक्रिस्टिसिन इंट्रामस्कुलर एप्लीकेशन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है इम्यूनिटी बूस्टर टू इंक्रीज इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए एक इंजेक्शन पड़ता है लिवेमिसोल। लिवेमिसोल है तो सब क्यूटिकुलर एप्लीकेशन किया जाता है 15 डेज में 2 टाइम्स। इसके बाद में आता है लीवर टॉनिक। ये इंजेक्शन आता है, ये भी इंजेक्शन होता है। इविट प्लस नाम से आता है, इसको भी हम इंटरमस्कुलर एप्लीकेशन। इसके बाद में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो जो फोड़े जो होते हैं उनके जो एक्सेस जो होते हैं वो जब फट जाते हैं उसके अंदर कई बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के। तो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए टू स्टॉप फंगल इन्फेक्शन, इसके लिए हम इंजेक्शन देते हैं इवरमेक्टिन। इसको 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ऑफ कैटल। 50 kg का अगर कैटल है तो 1 ml दिया जाता है, और 100 kg का तो 2 ml दिया जाएगा। इसी के हिसाब से हम ये इसका एप्लीकेशन करते हैं, और बॉडी वेट के हिसाब से होता है सब क्यूटिकुलर इसका एप्लीकेशन होता है, सब क्यूटिकुलर एप्लीकेशन होता है। और जो भी वुंड्स बन गए हैं, जो घाव बन गए हैं, फोड़े जो हो गए हैं, उसके अंदर हम जो भी वेक्टर्स जो है यानी हम मस्किटोज कह लें या फ्लाइज कह लें जो फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, उनको बचाने के लिए हम ऑइंटमेंट या लोशन लगाते हैं। तो एक लोशन आता है हिमैक्स लोशन, हिमैक्स ऑइंटमेंट आता है। तो ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है होम रेमेडीज। होम रेमेडीज के अंदर जैसा हमने कोरोना में किया था वही यहाँ पर करना है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाता है, या उसके ऊपर या तो रिसर्च हुई नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो होम रेमेडीज में अगर जाएँ, होम रेमेडीज इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, इसके अंदर लड्डू खिलाते हैं लोग, बनाते हैं जैसे टर्मरिक ले लिया 25 ग्राम, ब्लैक पेपर लिया, काली मिर्च, गुड़, जैगरी 100 ग्राम प्लस घी 100 ग्राम, इन सब के लड्डू बना देना और फिर इन कैटल को खिलाना है। इसके अंदर टर्मरिक ज़्यादा बढ़ाना नहीं, क्योंकि गर्म इसकी तासीर होती है तो लोग ज़्यादा इसको इंक्रीज कर देते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा इससे इम्यूनिटी आएगी, लेकिन बदन के अंदर गर्मी हो जाती है। तो एक रेशो के अंदर इसको देना है हमको। इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, जो आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसे कहते हैं, इंडियन गूसबेरी, आंवला, इसके लीव्स हुए या गिलोय हुए, इसके लीव्स हम खिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रोकने के लिए हम फिटकरी यूज़ करते हैं। इंसानों के बदन पर भी आप जानते होंगे, एलम जिसे कहते हैं, एलम। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हम एलम वाटर से उसको हम वॉश करेंगे टू स्टॉप ब्लीडिंग, वॉश विथ
Salem water and apply नीम पेस्ट, नीम का लेप लगा देंगे ब्लीडिंग रोकने के लिए। ब्लीडिंग उन घावों के अंदर से हो जाती है। और इसके बाद में हम जो कैटल को नहलाएंगे डिसइंफेक्टेशन के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए नीम वाटर से, ल्यूक वार्म जो होता है। बाथ द कैटल विद ल्यूक वार्म नीम वाटर। ये होम रेमेडीज आ गई। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि ये सारे तो मेथड्स हैं, हम ये कब तक करते रहेंगे, लेकिन इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कैसे हो जाए? तो इसके लिए वायरल डिजीज़ का एक तरीका यही होता है कि हम वैक्सीन डेवलप कर लें, या बहुत सारी डिजीज़ की वैक्सीन आ जाती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन आ गई। वैसे इसकी भी जो वैक्सीन है वो हम इसको देख लेते हैं। वैक्सीन के अंदर अभी जो दिया जा रहा है वो गोट पॉक्स वैक्सीन दिया जा रहा है। उसके बारे में इसकी एफिशिएंसी क्लेम की गई है। आईसीआर के जो कोफिशिएंट्स है ऑफिशियल, उन्होंने इसकी 60 to 70% एफिशिएंसी बताई है। गोट पॉक्स वैक्सीन या इसकी एफिशिएंसी 60 to 70% बताई गई। दूसरी एक स्पेशलाइज्ड वैक्सीन जो लंपी स्किन डिजीज के लिए डेवलप की जा रही है, तो वो है लंपी प्रोवैक्ट। ये है, ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स है हिसार के अंदर, NRC ऑन इक्विन्स हिसार, प्लस IVRI इज्जतनगर। इन दोनों के जॉइंट एफर्ट से ये वाली वायरस बनाई जा रही है। इसको 5 से 6 महीने के अंदर ये टारगेट करेगी, इसको कमर्शियली प्रोवाइड करवा दें, और ये स्पेशली लंपी स्किन डिजीज के लिए ये अवेलेबल होगी। सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।